और प्राइम नून एट 3 की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। श्रीनगर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान का दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार देखा जा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पाकिस्तान G20 बैठक का बहिष्कार करने के लिए लोगों को उकसा रहा है। विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत विरोधी और प्रदर्शनकारियों के 100 से ज्यादा प्रोफाइल और मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं, जो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, G20 की बैठकों के दुष्प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक बार फिर से ये दुष्प्रचार का प्रोपेगेंडा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 और 24 मई को श्रीनगर में होने वाली लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बोया आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान गलत हाथों में जाए। पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो, कोई नहीं चाहता वहां पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करे। कोई भी वहां पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वहां जो भी सत्ता में हो वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत ने श्रीनगर में G20 बैठक में संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस की आलोचना की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत को देश के किसी भी हिस्से में अपनी बैठकों की मेजबानी करने का विशेष अधिकार है। मिशन ने फर्नांड डी वेरेंस की टिप्पणियों को निराधार और अनुचित करार दिया। कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। याद रहे कि फर्नांड डी वेरेंस ने श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक पर सवाल खड़े किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासी के सलाल सुरमन शिव गुफा के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुआ मिला है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह 7 बजे मृतक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। रियासी के सलाल सुरमन खाड़ इलाके में हम इस समय मौजूद हैं और सुबह तड़के यहाँ पर जो है वो एक तेंदुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक देखा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, और उसकी तस्वीरें आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये वो मृतक तेंदुआ है जो सुबह तड़के यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा था, लेकिन अब जो है वो समय काफी हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं इसे यहाँ पर मृतक पड़े हुए, और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, कर्मचारियों की बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो चौकी बनी हुई है वो जहाँ पर जरूर पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा सूचना जरूर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं वो कितना लापरवाही रवैया अपना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बॉडी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन अभी तक 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं भेजा गया है। और ये बताया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ का ये जो पहाड़ की जो आप हाइट देख रहे हैं, ये उसी हाइट से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो कहीं ना कहीं किसी का शिकार करने के लिए जानवर का निकला हुआ था। तो अचानक इसी पहाड़ की ऊपर चोटी से जो है वो ये तेंदुआ जो है वो अपना संतुलन खो देता है और इसी गहरी खाई में आकर के जो है वो गिर जाता है। अनुमान के तौर पर अगर बताया जाए, इस तेंदुए की मृत्यु जो है वो इसी हाइट के ऊपर से गिरने के कारण जो है वो हुई है। और हाइट इसकी अगर बताएं तो करीबन 300 फीट के करीब जो है वो इसकी हाइट जो है वो अनुमान के तौर पर जो है वो मापी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर जो है वो रवैया बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू में वीएचपी और उसकी सहयोगी संस्थाओं ने द केरला स्टोरी फिल्म पर एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। वीएचपी के वरिष्ठ नेता राजेश गुप्ता ने कहा कि फिल्म सच्चाई को दर्शाती है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। द केरला फिल्म पर उपजे विवाद के बीच में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज द केरला फाइल की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी और कई अन्य वीएचपी के जो सिस्टर कंसर्न हैं, उन्होंने आज बैठ के इसी थिएटर हॉल में वो फिल्म भी देखी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लोगन्स हैं इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और जिस तरह से इसमें जुल्म की बात की गई है महिलाओं के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो है लोगों का जो जिसे हम कहेंगे एक भावनाओं का जो एक समूह है वो सामने देखने को मिला है। अब क्या कहेंगे आप इस फिल्म को देखने के बाद? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लड़कियों को भी अवेयर होना चाहिए इस चीज के खिलाफ। बात करेंगे वीएचपी के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी। आज जो ये आपने भावनाएं देखी फिल्म के बाद, हालांकि विवाद भी पैदा हुआ है। कोई विवाद नहीं है और ये फिल्म सच्चाई को दर्शा रही है। कुछ जिहादी इस्लामिक मानसिकता वाले लोग अब वो हड़बड़ा रहे हैं कि ये सच्चाई सामने आ रही है, इस करके वो इसको कह रहे हैं विवादित, ये सच्चाई है। तो आज मकसद क्या था? तमाम आपकी जो सिस्टर कंसर्न हैं, तमाम दुर्गा वाहिनी, एबीवीपी, सब ने मिल बैठ के ये फिल्म देखी और जब ये जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब हंगामा हुआ उसके बाद ये फिल्म को लगाने का क्या मकसद था? देखिए, ये सच्चाई उजागर हो रही है और समाज सच्चाई देखना चाहता है। सिनेमा को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सच्ची चीज नैरेटिव उसको सेट करने की कोशिश की है। जीएमसी में अगर ऐसे कोई तत्व हैं जो सच्चाई के साथ कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि उनके साथ सख्ती से निपटे। ऐसे तत्वों को यहां जम्मू में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो कि इस्लामिक जिहादिक मानसिकता को लेकर के इन भारत की नारियों के शोषण के प्रति संवेदनशील ना हो। ऐसे तत्वों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिस तरह से इनका कहना है कि हालांकि जो कई लोग जो है आज यहाँ महिलाएं भी हैं, कई यंग जो जनरेशन हमारी जो है वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनको लगा ये मूवी देखने के बाद। अच्छा है कि ये लड़कियों के बारे में कि बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गैर के आगे यहाँ उनकी बात में ना आए और अपने धर्म के बारे में करे। कि तो आपने जो आज स्क्रीनिंग करवाई इसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, हमारा मकसद यही था कि जिस प्रकार से पहले कश्मीर फाइल्स आई थी उसमें भी एक सच्चाई को दर्शाया गया था और अब जो केरला फाइल्स आई है उसमें भी एक अलग किस्म की चीज दिखाई गई है कि किस तरह से वहाँ पे एक कन्वर्जन हो रहा है केरला में, किस तरह से बच्चियों के साथ एक अलग तरह से कृत्य किए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि बच्चियों को इस चीज के प्रति जागृत करें और सभी बच्चियों को इस चीजों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करके लगता है सच्चाई दिखाने की कोशिश की आपने इस फिल्म के माध्यम। हमें लगता है कि यहाँ युवाओं को लेकर आए तो आपने उनको कोशिश की कि सच्चाई देखें, इसी चीज के प्रति जागृत किया है कि बच्चियों को ये चीज देखें और उनके दिमाग में आए कि किस प्रकार से जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको बरगलाते हैं और अपने समाज में। तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए स्पेशल जिसमें जो है यूथ जो पार्टिसिपेट किया, उन्होंने काफी संख्या में महिलाएं थी, युवा थे और इनका कहना है वीएचपी का कि एक मकसद ये था कि जागृति पैदा करना अपने युवाओं में और जो समाज में कृत्य हो रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो सकता है उसके प्रति जागरूक करने की कोशिश है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और खबरों की, जहां 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला आज आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर सहित 45 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने इस मेले में 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। जम्मू में आयोजित समारोह में 101 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो,
भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। 70 साल में भारत में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि हमारी सरकार में बीते 9 साल में भारत में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। और 5वें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया और वहां पर कई युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री की तमाम बातों को आप सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने नियुक्ति पत्र यहां पर युवाओं को बांटे। 101 नियुक्ति पत्र जम्मू कश्मीर में बांटे गए। तो तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने 101 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटे। जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन हुआ और कई अभ्यर्थी यहां पर मौजूद रहे। 101 नियुक्ति पत्र जम्मू में भी बांटे गए। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 5वीं बार रोजगार मेले के माध्यम से ये सरकारी नियुक्तियों का पत्र दिया गया है, जिसमें आज देश भर में लगभग 71,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकारी नियुक्तियां दी गई है। मैं इस अवसर पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज इन सबको ये नियुक्ति पत्र भी दी। और आने वाले समय के अंदर भारत जब विकसित राष्ट्र बन रहा है तो उसके अंदर इन सभी युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी ने इन सभी को मार्गदर्शित भी किया और जिस तरह से इनका उत्साहवर्धन किया, और निश्चित रूप से जब विकसित भारत बनेगा तो उसके अंदर जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, गति के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस गति के साथ जब विकसित राष्ट्र बने तो इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हिमाचल प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले में 561 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। उनके साथ साथ सुरेश कश्यप भी शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने एक साल में 10 लाख नौकरियों देने का लक्ष्य रखा है, जिसके 5वें संस्करण में अब तक करीब 3,60,000 नियुक्ति पत्र
बांटे गए हैं, नौकरियां दे दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मित्रों, मुद्रा योजना में भी करोड़ों लोगों को बैंकों से पैसा मिलकर स्वरोजगार रोजगार के अवसर मिले। स्वनिधि योजना में भी 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए, अब तो कईयों को 50-50 हजार रुपए तक की सुविधा भी मिली है और इंटरेस्ट सब्सिवेंशन भी मिली है। इसी तरह से ही स्टार्टअप्स हो या स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हो, लोगों के लिए उद्यमी बनने का अवसर और उसके माध्यम से बाकियों को रोजगार देने के अवसर भी मिले। अगर ईपीएफओ का डेटा देखा जाए तो 4.5 करोड़ से ज्यादा नए लोगों का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आज रोजगार मिले हैं। यह अपने आप में पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से विदेशी पूंजी निवेश भारत में आ रहा है और भारत सरकार ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए की है, इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर और उत्पन्न होंगे। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी वैदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला में डिप्टी मेयर के दफ्तर विवाद में अब विपक्ष के नेता डिप्टी मेयर के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के बाद अब सीपीएम ने भी डिप्टी मेयर की मांग का समर्थन किया है। राज्य सरकार पर निगम के काम में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा है कि टाउन हॉल नगर निगम की संपत्ति है, कौन सा दफ्तर कहां होगा ये निगम तय करेगा। राज्य सरकार गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही है। डिप्टी मेयर के दफ्तर बदलने का फैसला गैर कानूनी है। आपको ये बता दें कि कल ही कांग्रेस की पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर चुना गया था, लेकिन जब वो दफ्तर ज्वाइन करने टाउन हॉल पहुंची तो पता चला कि डिप्टी मेयर का ऑफिस टाउन हॉल से सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने ये कहते हुए पदभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया कि अगर दफ्तर टाउन हॉल में नहीं होगा तो मैं अपना काम नहीं संभालूंगी। और सुनिए इस पर सीपीएम नेता और पूर्व मेयर संजय चौहान ने क्या कुछ कहा। वहीं अब दफ्तर विवाद पर शिमला नगर निगम कमिश्नर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सदन चलाने के लिए जगह नहीं है।
टाउन हॉल में सदन के लिए ऑफिस बदला गया है। डिप्टी मेयर का नया ऑफिस अच्छा है। एमसी एक्ट के अंतर्गत हमें महीने में एक बार एमसी हाउस करना ही पड़ता है और अभी प्रेजेंटली हमारे पास अपना हाउस करने के लिए अपनी जगह है ही नहीं। तो हमारा ये प्रयास था और पहले से ही रहा है कि हम जो टाउन हॉल के अंदर स्पेस है वहां पे एक एमसी हाउस करवाएं। नया हाउस भी हमारा गठित हो गया है और उसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है कि हमें वहां हाउस कराने की परमिशन दी जाए, क्योंकि अभी आपको पता है हमें जो अपना एमसी का हाउस है वो बचत भवन में करवाना पड़ता है। तो ये स्पेस कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए टेम्परेरी जो है ये सेक्रेटरी महोदय से भी इसमें विचार विमर्श हुआ था। तो हमने डिप्टी मेयर का जो कार्यालय है सब्जी मंडी में वीपीएचओ महोदय हमारे वहीं बैठते हैं और उनका पूरा ऑफिस भी वहीं बैठता है। तो वहां पे हमने प्रॉपर बढ़िया उनका ऑफिस वहां पे बना के दिया है हमने। धर्मशाला में आईपीएल मैच के लिए पहुंचे पंजाब किंग्स खिलाड़ी दलाई लामा से मिलने पहुंचे। एचपीसीए डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ कई खिलाड़ी दलाई लामा से मिलने पहुंचे। 17 और 19 मई को यहां आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल की टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। आज दोनों टीमों के कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। उससे पहले खिलाड़ियों की ये तस्वीर देखी जा सकती है जो दलाई लामा से मिलने पहुंचे। James Hopes. So James, how was the meeting with his holiness? Yeah, it was pretty cool. We thought explain a few of his sort of philosophies to us. Little boy. Things that we do like. Do you think it will help you? I think it spoke a lot about being calm and. उधर पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत बरधान के बोचिंग गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्ण के माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कृष्ण सिंह पुत्र जगदीश चंद 1 जनवरी 2023 को एक हादसे में बुरी तरह से जल गया था। उसके बाद से ही कृष्ण लगातार उपचाराधीन है। कभी इसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया जाता है तो कभी जोगिंदरनगर अस्पताल भेज दिया जाता है। कृष्ण की माता रुमला देवी ने बताया कि अभी तक उनके बेटे के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, दोनों हाथ काट दिए गए हैं। अभी तक उपचार के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे में इस परिवार ने लोगों से अब मदद की गुहार लगाई है। था कि जो हमारे पास पैसा था सारा हमने पूरा खर्च कर दिया है। अब मतलब कि हमारी हेल्प पहले लोगों ने, पर जो भी की और सारा खत्म मतलब लग गया, कुछ भी नहीं बचा। अब तो फिर से उसके ऑपरेशन हो रहा है, तो बस हमें चाहते हैं कि थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए। वो बना है हिम केयर, पर वो बोलते हैं कि मतलब पहले अपना पैसा लगाओ चंडीगढ़ में, फिर उसके बाद बिल वगैरह संभाल के रखना, फिर उसको जमा करना, तब आपको पैसे मिलेंगे। सरकार से ये कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, चलो हाथ लगवा दो, ये काफी है पैसा, हमने क्या करना, बस खर्चा उठा लो सरकार बच्चे का बस। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भलेई मंदिर से डुग्गा के मार्ग की हालत काफी खस्ता है। इस मार्ग को बने हुए करीब 7 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किनारे पर तारकोल नहीं बिछाया गया है, जिसकी वजह से यहां वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि माता भलाई मंदिर से डुग्गा तक मात्र 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहां से रोजाना सैकड़ों दोपहिया और बड़े वाहन गुजरते हैं। हमेशा खतरा बना रहता है। मार्ग की हालत खस्ता है और दुर्घटना का अंदेशा यहां पर हमेशा रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार राजनेताओं और विभागीय अधिकारियों से इस मार्ग पर तारकोल बिछाने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगें अनसुनी हैं। समस्या सर, रोड कच्चा है, खड्डे ज्यादा है और डंगे डूंगे भी लगना चाहिए है। एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पे पहले भी हो चुके हैं। हाँ जी, तो लुक डालना चाहिए सर, पक्का होना चाहिए रोड। बली के लिए और साला के लिए जो लिंक रोड है सर, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है सर, कच्चा है। नवरात्रे के दिन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सर, लेकिन वो जो परे वाला रोड है भली माता के ऊपर का, वहाँ भी कंटिन्यू जाम की समस्या रहती है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला रोड भी पक्का हो जाए।
ये 4-5 सालों से ऐसे ही पेंडिंग पर है। इस पे कोई केयर नहीं हो रही है, ना कोई पीडब्ल्यूडी ले रही है इसको, ना कोई ठेकेदार है इस पे। सर 5 साल हो गए ऐसे ही चला हुआ। सर मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये डुग्गा और भले के बीच का जो डिस्टेंस है और जो ये रोड बनी हुई है ये काफ़ी कच्ची है, यहाँ पे 2 व्हीलर भी आते हैं, 4 व्हीलर भी आते हैं, तो जो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, काफ़ी मुश्किल होती है ड्राइवर्स को भी और जो सवारी जाती है उनको भी रिस्की होता है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये रोड है वो प्लीज़ पक्की कर दे ताकि 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स और जो पैदल जाते हैं लोग उनके लिए सुविधा हो और कंफर्टेबल हो। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।